अच्छा बेटा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इसको मैं मेजर कैसे करूंगा। तो इसको मेजर करने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं बैरोमीटर। ये क्या कहलाता है इंस्ट्रूमेंट? बैरो। बार कहते हैं प्रेशर को। बैरो का मतलब क्या होता है? प्रेशर। ठीक है, बैरो जो है वो किसको कहते हैं? हम प्रेशर कहते हैं। बार्स जो होती हैं वो भी तो प्रेशर सप्लाई कर रही होती है ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये बैरोमीटर जो है ये एक ऐसी मेजरिंग डिवाइस है जो कि प्रेशर को क्या करता है? मेजर करता है। लेकिन कौन से प्रेशर को मेजर करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करेगा। अब इसको मेजर करने के लिए बैरोमीटर के थ्रू जब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं तो हमारे पास जो पास्कल में रिजल्ट आता है वो तकरीबन 1 लाख पास्कल आता है। यानी कि 1 लाख पास्कल जो है वो एक नॉर्मल बंदे पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक नॉर्मल बंदे पे अप्लाई हो रहा होता है। मसलन अगर आप किसी सी लेवल पे यहाँ पे खड़े हैं तो आपके ऊपर जो एटमॉस्फेयर, जो एक ह्यूज एयर की लेयर्स हैं, जो एक बंदे पे प्रेशर अप्लाई कर रहे होते हैं, वो कितना होता है? 1 लाख पैस्कल होता है, जो कि एक बहुत ही ह्यूज वैल्यू है, बहुत बड़ी वैल्यू है। ठीक है ना। जब इतना ज्यादा प्रेशर अप्लाई होता है तो हमें फील क्यों नहीं होता? तो फील ना होने का रीजन यह है कि जो अर्थ का अपना क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो बहुत बढ़ जाता है। एरिया जो है अर्थ का अपना वो बहुत ज्यादा है, लिहाजा ये जो प्रेशर होता है ये इक्वली पूरी अर्थ के एरिया पे जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो हमें क्या मिलता है? मिनिमम मिलता है। जब आपने फोर्स को एक बहुत बड़े एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि वो प्रेशर का मैग्नीट्यूड या अमाउंट जो होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। वन ऑफ द सिंपल बैरोमीटर इज अ मर्करी बैरोमीटर होता है, ये जो हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब। इसमें क्या होता है? एक ग्लास ट्यूब होती है। देखिए ये ग्लास ट्यूब आपको नजर आ रही है, ये जो ट्यूब है ये ग्लास ट्यूब है। अच्छा, इट इज इन्वर्टेड इनटू अ मर्करी। इसमें क्या है? पहले इसमें आफ्टर फिलिंग द ट्यूब, पहले फिलिंग करेंगे, ट्यूब को फिल कर लेंगे मर्करी से और फिर इसे इन्वर्ट कर देंगे मर्करी में। देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है, यहाँ पे इन्होंने एक ट्रफ लिया है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया है? मर्करी को इन्वर्ट करके प्लेस कर दिया। मर्करी इन द ट्यूब डिसेंड्स। जैसे ही मैं इसको पलट के इसके अंदर रखूंगा, मैंने पहले ट्यूब को फिलअप किया, फिर इसको अपसाइड डाउन किया और इंसर्ट कर दिया। जब इंसर्ट करने जा रहा था तो मर्करी यहां तक लेवल पर था, लेकिन अब आप देखेंगे कि मर्करी का लेवल आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ गिरना शुरू होगा। यानी कि इसमें से मर्करी, इस मटेरियल में से, इस कंटेनर में से मर्करी जो है वो बाहर निकलने लगेगा। यहां से इसकी सरफेस जो होगी वो पहले के मुकाबले में थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी और ये लेवल नीचे आने लगेगा। लेकिन आप देखेंगे कि ये 76 सेंटीमीटर, यानी कि आप देखेंगे कि इस स्केल के ऊपर यहाँ पे जो मेजरमेंट आ रही होगी वो 76 सेंटीमीटर के ऊपर जाके ये मर्करी जो है एटमॉस्फेयर में रुक जाएगा। अब यहाँ पे रुक जाने का मतलब कितने सेंटीमीटर पे? 76 सेंटीमीटर पे रुक जाएगा। अब अगर मैं इसको स्टडी या डिस्कस करूं तो मुझे ये चीज समझ में आती है कि अब अगर मैं इस बैरोमीटर को देखूं तो मुझे ये इसको इस तरीके से अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप होगी। अच्छा, पहले तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, जब मर्करी यहां आ जाएगा तो यहां पे क्या चीज क्रिएट होगी? वैक्यूम क्रिएट होगा। और ये वैक्यूम जो है ये वैक्यूम यहाँ पे क्रिएट होगा, जो कि वैक्यूम जो होगा वो इस मर्करी की लेवल को या सरफेस को नीचे गिरने नहीं देगा। यहाँ पे स्टक कर लिया, इसने रोक लिया। अब आप कॉन्सेप्ट ये डालेंगे कि भाई देखिए बाहर तो आपके पास कौन सा प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बाहर है, असल में हो क्या रहा है कि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है? इस कंटेनर की लिक्विड की सरफेस पे अप्लाई हो रहा है, मरकरी पर। वो मरकरी की सरफेस को प्रेस कर रहा है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने मरकरी की सरफेस को प्रेस किया है और प्रेस करने के बाद इस मरकरी को इस ट्यूब में कितने सेंटीमीटर तक रेस कर दिया है? अप टू 76 सेंटीमीटर। इसको ऐसे स्टडी रीड किया जाता है। हम इसे बोलेंगे क्या कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है इज एबल टू रेज, क्या कर रहा है? रेस कर रहा है इनसाइड द ट्यूब मर्करी अप टू 76 सेंटीमीटर। यहां से देखिए ये जो बॉटम, ये जो सरफेस थी, इस सरफेस से लेके यहां तक ये 76 सेंटीमीटर तक इसको रेस कर पाया। अब आप ये बताइए कि प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ने 76 सेंटीमीटर तक रेस किया। अब अगर मैं किसी ऐसी जगह बैठा हूं जहां पे इसकी रेजिंग होते होते कहां तक पहुंच जाए? 90 सेंटीमीटर तक आ जाए,
तो इसका मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पहले के मुकाबले में क्या हो गया, बढ़ गया। और अगर इसका लेवल जो है वो 50 तक आ जाए तो इसका मतलब क्या, पहले के मुकाबले में एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया है, कम हो गया। तो आपने जहां पे रखा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जैसे जैसे कम और ज्यादा होता है, ट्यूब अप एंड डाउन होती है। तो हम ये कहते हैं, इसकी रीडिंग कैसे कहेंगे कि हम यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इस तरीके से स्टडी करते हैं कि अगर मेरे पास अभी एटमॉस्फेरिक प्रेशर 76 सेंटीमीटर आ रहा है, तो मैं इसको ये कहूंगा कि आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है उसने मरकरी को, Hg को एक ट्यूब में कितने सेंटीमीटर तक रेस कर दिया है, 76 सेंटीमीटर तक रेस किया। तो दैट इज सेड टू बी द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ अ सर्टेन रीजन और एरिया। तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये कहलाएगा आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट इज हाउ वी कैन मेजर इट। इसको हम इस तरीके से क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अब देखिए यहीं से ही अगर आप आगे देख के इसको अगर पढ़ें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कॉलम इज नियरली, अब जो मरकरी के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, अगर मैं ये देखूं कि वो प्रेशर कितना है, तो आपको ये पता लगेगा कि जब हम उसे कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूलाए के थ्रू, तो व्हाट वी विल गेट 101300 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड दैट इज द 76 Hg ऑफ 76 सेंटीमीटर जो है वो तकरीबन 1,13,100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल के इक्वल आता है। दैट इज द ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द surface of this mercury liquid. As the atmospheric pressure at a place does not remain, अब आपको पता है हर जगह एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट नहीं होता, जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है। अगर मैं इसी कंटेनर को उठा के लेके चला जाता हूं, अगर मैं इसी कंटेनर को उठा के लेके चला जाऊं कहां पर, किसी हिली एरिया, मतलब मरी में मैं अगर मरी पे लेके चला जाऊं, तो आप जानते हैं कि मरी चूंकि ज्यादा हाइट के ऊपर है, तो वहां पर एयर का कुशन जो होगा आपके सर के ऊपर वो कम होगा, तो आपके ऊपर अप्लाई होने वाला प्रेशर भी कम होगा। तो हो सकता है मरी पहुंच के आपके इस जो बैरोमीटर है, या आपको रीडिंग 76 के बजाय कितने सेंटीमीटर देने लगे, 50 सेंटीमीटर। तो प्रेशर जो होगा वो ऊपर जाके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन भी कम होती है, जब आप हिली एरियाज पे जाते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन जो होती है वो कम हो जाती है, और आपको सांस लेने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है, परेशानी होती है। तो यहां पे ये चीज अपने आपने जहन में रखनी है। अब देखिए एक और सबसे अहम बात, ये कह रहे हैं मरकरी जो है बेसिकली वो 13.6 टाइम डेंसर होता है, भारी होता है देन वाटर, पानी से। यानी कि मरकरी की डेंसिटी वाटर के रिलेटिवली 13.6 टाइम्स डेंसर है। अब ये बताइए, ये अगर एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर लगा के इसको कितने सेंटीमीटर तक रेस कर पा रहा है, 76 सेंटीमीटर तक। क्यों? क्योंकि इसकी डेंसिटी जो है मरकरी की वो बहुत ज्यादा है। अगर मैं मरकरी की डेंसिटी की बात करता हूं तो वो बहुत ज्यादा है। तो ज्यादा डेंसिटी होने की वजह से मरकरी को एटमॉस्फेयर ने 76 सेंटीमीटर तक रेस किया। अगर मैं इस लिक्विड की जगह, मरकरी की जगह अगर मैं वाटर डाल देता, तो जो भी रिजल्ट आता, वाटर से मरकरी जो है वो 13.6 टाइम्स डेंसर है, हैवियर है। तो इसका मतलब क्या है, वाटर लाइटर हो जाता। जब वाटर लाइटर होता तो इसका मतलब क्या है कि लाइटर चीज ज्यादा ऊपर तक उठा लेता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं डेंसिटी की जगह मरकरी के बजाय अगर वाटर लेता हूं, तो वाटर ट्यूब में जो रेस करेगा वो 76 के बजाय कितने मीटर्स तक रेस कर जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 10.34 मीटर्स तक रेस कर जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि मुझे तो ये पता है कि 76 सेंटीमीटर तक रेस करेगा, तो 1 मीटर का स्केल बेस्ट होगा मेरे लिए मरकरी बैरोमीटर के लिए। लेकिन अगर मैं बैरोमीटर किसका बनाऊं, पानी का, वाटर का कंटेनर लेके बनाऊं, तो फिर मुझे ये ट्यूब और स्केल जो है ये ऑलमोस्ट 10 और 11 12 सेंटीमीटर 12 मीटर तक रखना पड़ेगा। 12 मीटर का मतलब ये हो गया कि समझिए आप डबल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर ट्यूब और स्केल होना चाहिए, तब वो वाटर जो है वो इतनी हाइट तक क्या करेगा, रेस कर सकेगा। तो ये चीज आपको जहन में रखनी है। अब यहां पे देखिए, यहां पे लो और हाई प्रेशर की बात की जा रही है कि ये अंदर बकेट होता है, ये वैक्यूम क्लीनर है, ऊपर एक फैन लगा हुआ होता है, यहां से फैन जो है वो एयर को सक करता है, यहां से एयर सक हो रही है। जब एयर यहां से सारी सक हो जाएगी तो यहां पे क्या चीज क्रिएट होगा, वैक्यूम क्रिएट होगा।
वो वैक्यूम जो है ये बाहर से एयर को अंदर, अब बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ज्यादा है, तो वो इस वैक्यूम को फिलअप करने के लिए इसके अंदर जो ओपनिंग होती है, यहां से एयर तेजी से रश करती है टूवर्ड्स वैक्यूम, तो वो अपने साथ डस्ट और पार्टिकल्स जो होती है वो उसको यहाँ से उठा के अंदर ले आती है। डस्ट पार्टिकल्स हैवी होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स नीचे गिर जाते हैं, और जो फैन होता है वो इस एयर को सक करके बाहर फेंकता है ताकि वैक्यूम जो है वो मुस्तकिल क्रिएट रहे। तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर, अंदर प्रेशर लो होता है, बाहर प्रेशर हाई होता है, तो ये डिफरेंस ऑफ प्रेशर की वजह से आपके पास जो वैक्यूम क्लीनर होता है वो वर्क करता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो भी वेरी करता है, जैसे जैसे सी लेवल के ऊपर होंगे तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर चलते जाएंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर ग्रेजुअली रिड्यूस, क्योंकि डेंसिटी गैसेस की कम होती जाएगी तो वो भी कम होता जाएगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ऑल्सो भी इंडिकेट्स चेंज, किस चीज़ का चेंज इन द वेदर को भी इंडिकेट करता है वो। अब देखिए ऑन हॉट डे, गर्मियों के मौसम में एयर अबव द अर्थ, अर्थ के ऊपर जो गर्म हवा होती है वो हॉट हो जाती है, एक्सपेंड कर जाती है, हॉट होके एक्सपेंड होगी तो ऊपर चली जाएगी तो वैक्यूम क्रिएट कर देगी। दिस कॉजेस फॉल, वैक्यूम क्रिएट होने का मतलब क्या है, फॉल ऑफ। तो जब हवा सबकी सब ऊपर चली गई तो वहां पे बैरोमीटर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को उस रीजन में क्या दिखाएगा, कम दिखाएगा। ऑन अदर हैंड ड्यूरिंग कोल्ड चिली नाइट्स, जो ठंडी मौसम होते हैं वहां पे चूंकि ठंडा होता है तो वो डेंस हो जाती है, तो एयर सबकी सब बैठ जाती है। इज अबव द अर्थ कूल्स डाउन, जो अर्थ के ऊपर होती है वो ठंडी हो जाती है और बैठ जाती है, जो कि किस चीज का बायस बनती है, इंक्रीज ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो चेंज ऑफ प्रेशर दो डिफरेंट रीजन में, ये आपके पास बेसिकली विंड को क्या कराते हैं, ब्लो कराते हैं। द चेंज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट अ सर्टेन प्लेस इंडिकेट्स एक्सपेक्टेड चेंज इन द वेदर। आमतौर पे क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो आपका वेदर या आपका मौसम जो होता है उसमें भी तब्दीली आती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेजुअल, यानी कि तरतीब के साथ, आहिस्ता आहिस्ता, एंड एवरेज ड्रॉप ऑफ, अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मली हल्के हल्के करके ड्रॉप हो रहा है, मींस अ लो प्रेशर इन द नेबरिंग। अगर आहिस्ता 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 करके ग्रेजुअली एवरेज प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ड्रॉप होने का मतलब क्या है कि आपके इर्द गिर्द किसी इलाके के अंदर लोकेलिटी में लो प्रेशर एग्जिस्ट करता है। माइनर, अगर वो माइनर लेकिन रैपिडली, अगर वो माइनर बहुत थोड़ा सा कम होता है लेकिन बहुत जल्दी कम हो जाता है, इन एटमॉस्फेयर इंडिकेट्स विंडी एंड शॉरी कंडीशन होगी। अब ये याद कर लीजिएगा बेटे कि अगर आपके पास ग्रेजुअल और एवरेज ड्रॉप है तो आपके वेसिनिटी में प्रेशर क्या होगा, लो होगा, ठीक है, लो प्रेशर होगा। अगर माइनर और रैपिड चेंज आ रहा है तो आपके चांसेस क्या होंगे, विंडी एंड शॉरी कंडीशन आ जाएगी नियर बाय रीजन, यानी कि करीब ही में आगे चल के आपके पास हवा भी चलेगी और बरसात होने के भी थोड़े बहुत। डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर माइनर नहीं, अच्छा खासा डिक्रीज हो जाए एटमॉस्फेरिक प्रेशर, accompanied बाय ब्रीज एंड रेन, तो उस वक्त वो क्या, यहाँ पे तो बूंदाबांदी थी ना, बरसात हल्की सी थी, ये बाकायदा बरसात और हवाओं को के चलने का बायस बनेगा अगर बड़ी मकदार में ज्यादा एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज कर। Whereas sudden fall in atmospheric pressure often follow by a storm, अगर अचानक एटमॉस्फेरिक प्रेशर गिर जाता है कहीं पर भी तो इसका मतलब क्या है, फॉलोड बाय, तो आगे चल के क्या होगा, वहां पे स्टॉर्म, रेन या टाइफोन की कंडीशंस कुछ घंटों के अंदर आने के चांसेस होते हैं। ऑन अदर हैंड, अगर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मौसम प्रेशर देन डिक्लाइन लेटर ऑन, प्रेडिक्ट एंड इंटेंस वेदर कंडीशन, यानी कि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी अगर आपके पास प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है विद अ डिक्लाइन लेटर ऑन, यानी कि कुछ अरसे के बाद जाके फिर वो क्या होता है, डिक्रीज, यानी कि प्रेशर के इंक्रीज होने का मतलब क्या है कि वेदर कंडीशन जो होंगी वो इंटेंस या स्ट्रॉन्ग रहेंगी। ग्रेजुअल लार्ज इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर लॉन्ग स्पेल, यानी कि अगर प्रेशर आज के बाद से मुस्तकिल तौर पे बढ़ता चला जा रहा है और बहुत लॉन्ग अरसे के लिए, लंबे टाइम के लिए बढ़ रहा है, नीचे नहीं आया, अगर बढ़ते बढ़ते अचानक कम हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंटेंस वेदर आएगा, यानी कि गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन अगर आहिस्ता 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 कम नहीं हो रहा है बल्कि बढ़ता चला जा रहा है प्रेशर, तो ये लॉन्ग स्पेल के लिए, लंबे अरसे के लिए एक प्लेजेंट वेदर रहेगा, यानी कि ना गर्मी होगी ना सर्दी। रैपिड इंक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर मींस दैट इट विल सून बी फॉल, अगर कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत जल्दी से बढ़ गया है तो अंडरस्टूड है कि वो फिर जल्दी ही कम भी होगा।
फॉलोड बाय डिक्रीज इन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंडिकेटिंग पुअर वेदर अहेड। पुअर का मतलब क्या है, बरसात की या बारिश के चांसेस जो होंगे या हवाओं के चांसेस जो होंगे वो बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो ये आपके पास चेंज इन। अच्छा, यहाँ पे ये इस बच्चे को दिखाया जा रहा है कि बच्चा जो है वो ये किस तरीके से सक करता है। सक करने के लिए वो अपने देखिए, व्हेन द एयर इज सक थ्रू अ स्ट्रॉ, जब एयर को सक किया जाता है स्ट्रॉ के जरिए, विद विद इट अदर एंड, एक एंड से डिप्ड इन, जबकि दूसरा एंड लिक्विड में डिप्ड होता है, द एयर प्रेशर इन द स्ट्रॉ डिक्रीज। तो जो स्ट्रॉ होती है इसके अंदर एयर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसके मुंह में भी डिक्रीज होगा, इसकी स्ट्रॉ में भी डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर, जबकि लिक्विड के अंदर प्रेशर क्या है, ज्यादा है। दिस कॉजेज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द लिक्विड, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो बाहर, अब ये बताइए जब आपने सक किया इसे, तो इस बॉक्स के अंदर, इस डब्बे के अंदर जो प्रेशर है ऊपर वाला वो लो प्रेशर बिल्डअप करेगा। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इनसाइड द बॉक्स, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस बॉक्स को क्या करेगा, प्रेस करेगा, दबाएगा, और दबाने से लिक्विड जो होगा वो रेस कर जाएगा इनसाइड द स्ट्रॉ। तो इस तरीके से डिफरेंस ऑफ प्रेशर यहां पर भी रिस्पॉन्सिबल है टू रेज द लिक्विड इनटू द। अच्छा भाई, यहां तक ये बात समझ में आ जाएगी। तो अभी तक हमने प्रेशर जो है वो ऊपर वाले हिस्से में हमने एटमॉस्फेयर का, सबसे पहले हमने सॉलिड का, जो किसी भी बुक को अगर किसी टेबल पे प्लेस कर दिया जाए तो क्या प्रेशर होगा ये हमने पढ़ा। फिर हमने एटमॉस्फेयर का प्रेशर पढ़ा। अब हम प्रेशर इन लिक्विड्स पढ़ रहे हैं। जब हम लिक्विड का प्रेशर स्टडी करते हैं तो प्रेशर इन लिक्विड के अंदर आपके पास, लिक्विड एक्सर्ट क्या करता है, लिक्विड भी प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब ये बताइए, ये कंटेनर है, कंटेनर में यहां पे लिक्विड भरा हुआ है, ये पूरा लिक्विड है। अब मुझे ये पता है कि यहां पे अगर मैं पॉइंट्स लूं तो मैं ये जानता हूं कि अगर मैं यहां पे पॉइंट लूं, यहां पे पॉइंट लूं, यहां पे पॉइंट लूं, तो इन तमाम पॉइंट्स के ऊपर क्या होगा, प्रेशर होगा। जो इस पॉइंट पे प्रेशर होगा वो प्रेशर कदरे कम होगा, क्योंकि इस पॉइंट के ऊपर अगर आप यहां पे खड़े हैं तो आपके सर के ऊपर लिक्विड की क्वांटिटी क्या है, कम है, तो लिक्विड का प्रेशर भी क्या होगा, कम होगा। लेकिन अगर आप यहां पे खड़े हैं तो अब यहां पे आपके सर के ऊपर लिक्विड की क्वांटिटी जो है वो पहले के मुकाबले में क्या होगी, ज्यादा होगी, ज्यादा होगी। तो इसका मतलब क्या है कि सबसे ज्यादा जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा वो कहां पे हो रहा होगा, बॉटम पे हो रहा होगा। जो बेसमेंट है वहां पे प्रेशर मैक्सिमम होगा। तो इसका मतलब क्या है कि इस केस में प्रेशर जो होगा वो ग्रेजुअली क्या करेगा, वेरी करेगा, चेंज हो रहा होगा प्रेशर। अब ये जो प्रेशर जो है लिक्विड के अंदर दो मुख्तलिफ हिस्सों में ज्यादा होता है या कम होता है या कितना होता है, इसको अगर हम देखने के लिए जाइए, अगर आप देखने के लिए जाइए तो आपको ये पता लगेगा कि अगर मैं प्रेशर को स्टडी करता हूं, अब यहां पे हम डेरिवेशंस तो नहीं देख रहे हैं, हम डायरेक्टली ये देखते हैं कि अगर मैं इस प्रेशर को स्टडी करता हूं तो मुझे पता लगेगा कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी, अगर इन तीनों को कंपेयर करूं तो जिसकी जितनी ज्यादा डेप्थ होगी उसका प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। तो आप देखते हैं, अगर आप यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग, यहां पे एक छोटी सी ओपनिंग और यहां पे रखें तो सी के अंदर प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, बी का प्रेशर सी के मुकाबले, और ए का प्रेशर बहुत ही कम होगा। तो इसका मतलब क्या है, मोर डेप्थ मोर प्रेशर, लेस डेप्थ लेस प्रेशर। अब अगर मैंने प्रेशर लिक्विड का फाइंड आउट करना ही है तो मेरे पास एक फॉर्मूला आता है, या हम फाइंड आउट तो नहीं कर रहे हैं, बस अब हम डायरेक्टली लिख रहे हैं, ये प्रेशर का डिराइव नहीं किया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्रेशर इन अ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये हाइट का मतलब क्या है, ये असल में क्या चीज है, ये डेप्थ है, कि डेप्थ के जितनी ज्यादा होगी उसी के रिलेटिवली हम प्रेशर जो है वो निकाल, मोर डेप्थ मोर प्रेशर, लेस डेप्थ लेस प्रेशर। अब आप यहां पे देखिए कि अगर मैं यहां पे करूं तो प्रेशर जीरो होगा लिक्विड का, और यहां पे प्रेशर मुझे क्या मिल रहा होगा, मैक्सिमम मिल रहा होगा, क्योंकि डेप्थ जो है वो ज्यादा है। अच्छा, इसी तरीके से यहां पे देखिए, ये एक सिरिंज के हवाले से भी बताया गया है कि देखें, ये सिलेंड्रिकल होती है आपके पास इंजेक्शन सिरिंज को, जब आप पीछे खींचते हैं तो अंदर यहां पे क्या चीज क्रिएट होता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, ये वैक्यूम। अच्छा, निडल अंदर होती है, यहां पे जो आपके पास इंजेक्शन होता है, इस इंजेक्शन की नोजल यहां पर होती है और ये लिक्विड है। तो आपको पता है लिक्विड का प्रेशर हमेशा ज्यादा होता है। तो बताइए यहां का प्रेशर क्या है, हाई है, और यहां पे प्रेशर क्या आ रहा है, यहां पे प्रेशर है लो, क्योंकि आपने यहां पे सिरिंज को पीछे की तरफ खींचा है तो यहां पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। तो ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जो है वो फोर्स अप्लाई होगी और लिक्विड फ्लोट करता हुआ कहां पे आ जाएगा, इस सिरिंज की तरफ आ जाएगा। ठीक है ना। तो इसके अंदर भी प्रेशर की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है।
देखिए, द पिस्टन ऑफ द सिरिंज इज पुल्ड आउट, दिस लोअर्स द प्रेशर इन द सिलेंडर, द लिक्विड फ्रॉम द बॉटल एंटर्स इनटू द पिस्टन थ्रू द निडल, और ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही की वजह से बिल्डअप होता है। अब इसके बाद एक लॉ हम पढ़ते हैं, पैस्कल लॉ। ये पैस्कल लॉ जो है ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही रिलेटेड है। और इस पैस्कल लॉ के अंदर क्या कहा गया है कि बेसिकली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से रिलेटेड नहीं है, ये प्रेशर ऑन अ सरफेस या प्रेशर इनसाइड द लिक्विड से रिलेटेड है। कि जब हम किसी लिक्विड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो प्रेशर ट्रांसमिट कैसे होता है, आगे कैसे ट्रेवल करता है। यानी कि अगर कोई लिक्विड है और लिक्विड के ऊपर अगर मैं प्रेशर अप्लाई करता हूं उसकी सरफेस पे, तो वो लिक्विड का प्रेशर कहाँ ट्रेवल करेगा, किस तरफ जाएगा। तो अब बताइए, इसके एक बेहतरीन एग्जांपल इन्होंने दिया है, फिर पैस्कल लॉ को हम डिस्कस करेंगे। मसलन देखिए, इन्होंने एक कंटेनर दिया है, इस कंटेनर के ऊपर इन्होंने यहाँ पे एक पिस्टन लगाया हुआ है और यहाँ पे वाटर लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है ना। अब आप ये देखिए कि इन्होंने यहाँ पे फोर्स अप्लाई की जिससे प्रेशर बिल्डअप हुआ, और ये प्रेशर जो है, सपोज यहाँ पे अगर मैं प्रेशर देखता हूं तो वो 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर बिल्डअप हुआ है, यहाँ पर 10 प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अब ये जो 10 प्रेशर बिल्डअप हुआ है, प्रेशर जब आगे ट्रांसमिट हो रहा था तो हमने तो पहले भी देखा था कि प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन एक्सर्ट होता है, लेकिन अगर प्रेशर डायरेक्टेड क्वांटिटी होता है तो सिर्फ नीचे की तरफ आता लिक्विड में, और नीचे की तरफ आके इस जगह पे प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर देता और इस जगह पे ज्यादा अप्लाई कर देता, बाकियों पे अप्लाई नहीं होता। लेकिन आप ये जानते हैं कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर जब एक्सर्ट करता है स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं होती है, इसका मतलब क्या है, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शन। तो जब प्रेशर यहाँ पे मॉलिक्यूल्स जब प्रेस होंगे तो वह अपने प्रेशर को इन ऑल डायरेक्शन क्या करेंगे, एक्सर्ट कर देंगे। यानी कि वो प्रेशर इस तरफ भी जाएगा, इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा। यानी कि अगर तुम यहां पर कैलकुलेट करो हाउ मच प्रेशर इज देयर एट दैट पॉइंट, तो आपको कितना मिलेगा, 10। इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10, इधर भी 10 और इधर भी 10। यानी कि हुआ क्या कि वॉट एवर द प्रेशर यू आर एक्सर्टिंग एट द टॉप ऑफ दैट सरफेस, दैट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल डायरेक्ट, तमाम तरफ बढ़ता चला गया और इक्वली क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट। तो पूरे लिक्विड में लिक्विड की शक्ल कैसी ही क्यों ना हो। अब ये मुझे बताइए कि मैंने क्या किया, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब ऐसे है और ये ऐसे गई हुई है और ये ऐसे। अब अगर मैं यहां से इसको प्रेस करता हूं, इसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर मैं यहाँ पे भी एक पिस्टन है, यहाँ पर भी, अब अगर मैं यहाँ पे 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसको प्रेस करता हूँ प्रेशर, तो वो प्रेशर लेफ्ट पे भी जाएगा, प्रेशर राइट पे भी जाएगा, इस पे भी 100 अप्लाई हो रहा होगा और इस पे भी पूरे लिक्विड में 100 अप्लाई। यानी कि हमने इस प्रेशर को मल्टीपल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। तो देखिए, व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर, ये पैस्कल कहता है, क्या कहता है, प्रेशर अप्लाइड एट एनी पॉइंट ऑफ द लिक्विड, लिक्विड के किसी भी जगह के ऊपर जितना भी तुम प्रेशर अप्लाई करते हो, इनक्लोज जो कि किसी कंटेनर में हो, इज ट्रांसमिटेड, वो आगे की तरफ ट्रेवल करता है विदाउट लॉस। वो प्रेशर खत्म नहीं हो जाता, जैसे 10 था तो 9, 8, 7, 6 होकर खत्म हो गया, नहीं, विदाउट एनी लॉस इट विल ट्रेवल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द लिक्विड, तमाम लिक्विड के हिस्सों के अंदर वो इक्वली इन ऑल डायरेक्शन क्या करेगा, ट्रेवल करेगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये इट विल ट्रेवल विदाउट लॉस। यानी कि उसका ऐसा नहीं होगा कि प्रेशर क्या हो जाए, खत्म हो जाए, बल्कि इन ऑल डायरेक्शन इट मस्ट ट्रेवल इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो ये आपके पास क्या हो गया, प्रेशर। अब जरा आप एक और चीज देखें कि अगर मैं इसी एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज करूं तो देखिए इस लॉ का मुझे बेनिफिट क्या होगा। सपोज कि यहां पे हम ये सपोज करते हैं कि सारे एरिया सेम है, इसका भी एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 है, यहां पर भी 1 है, यहां पर भी एरिया क्या है, 1 है, ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, ये भी एरिया 1, ठीक है। आपने ऊपर फोर्स अप्लाई की 10 न्यूटन, कितनी अप्लाई की बेटे, 10 न्यूटन। बताइए आपने 10 न्यूटन फोर्स अप्लाई की 1 स्क्वायर मीटर एरिया पर, तो जो प्रेशर बिल्डअप हुआ वो कितना हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आपके पास ये प्रेशर बिल्डअप हुआ। अच्छा, ये 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसकी सरफेस पे पहुंचा, जब इसके ऊपर इसने ये प्रेशर अप्लाई किया तो देखिए फोर्स फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू F अपॉन ए। ये फॉर्मूला किसके लिए, फाइंड द प्रेशर इफ फोर्स इज नोन। और अगर मैं इसको चेंज करूं कि हाउ टू कैलकुलेट द फोर्स इफ प्रेशर इज नोन, देखिए ये दो अलग अलग फॉर्मूले।
अगर मैंने एफ निकालना हो तो पी इंटू ए के बराबर होगा। ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आप प्रेशर से क्या निकाल रहे हो? फोर्स। और ये फॉर्मूला कब यूज होगा? जब आप फोर्स से क्या निकाल रहे हो? प्रेशर। तो बताइए, शुरू में तो फोर्स से प्रेशर निकाला था तो आपने डिवाइड करके गए। अब प्रेशर से क्या चीज कैलकुलेट करना है? फोर्स। तो वी हैव फॉर्मूला पी इंटू ए। पी प्रेशर कितना पहुंचा है यहां पर? 10, और मल्टीप्लाई बाय ए कितना है? 1, तो 10 बनता 10। फोर्स कितनी बिल्डअप होगी यहां पे? 10 न्यूटन। तो इधर भी कितनी बिल्डअप होगी? 10 न्यूटन। इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, इधर भी 10 न्यूटन, और इधर भी 10 न्यूटन। अब ये बताइए, 10 10 10 10 10, 1 2 3 4 5 6, यानी कि इन 10 न्यूटन फोर्सेस को अगर मैं समअप कर लूं तो टोटल मेरे पास 60 न्यूटन फोर्स बिल्डअप हो रही है बाय एप्लीकेशन ऑफ ओनली 10 न्यूटन। मैंने अप्लाई कितनी फोर्स की थी? इनपुट फोर्स कितनी थी? 10 न्यूटन। और मुझे इस इंस्ट्रूमेंट से आउटपुट फोर्स कितने न्यूटन मिल रही है? 60 न्यूटन मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है कि पास्कल लॉ जो है ये फोर्स मल्टीप्लायर लॉ भी कहलाता है। इस पास्कल लॉ को, ये जो अभी हमने पढ़ा था, ये लॉ ऐसा फोर्स है जिससे के थ्रू हम फोर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि फोर्स की मल्टीप्लिकेशन बढ़ती जाती है, इनहैंस कर लेते हैं, बढ़ा देते हैं। तो देखिए, ये इन्होंने पिस्टन के थ्रू डेमोन्स्ट्रेट करके जो था वो मैंने अभी आपको बता भी दिया, ये आपने देख लिया। अच्छा, अब एक चीज और जहन में रखिएगा, ये जो दो चीजें मैं आपको बता रहा था, इसमें यह है कि एरिया जितना कम होगा प्रेशर उतना ही ज्यादा आएगा। एरिया जितना ज्यादा प्रेशर उतना ही कम। यानी कि फोर्स से जब आप प्रेशर निकालते हैं तो एरिया को क्या होना चाहिए? कम से कम होना चाहिए। लेकिन जब आप प्रेशर से फोर्स निकाल रहे हो तो देखिए, ये इससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। एरिया जितना ज्यादा होगा फोर्स उतनी ही क्या आएगी? ज्यादा। यानी कि देखिए, पिस्टन का एरिया यहां पर देखिए, यहां पे अप्लाई क्या हो रहा है? प्रेशर, और मिल क्या रही है? फोर्स। पिस्टन जितना बड़ा रखूंगा मैं, अब इसका मैंने डबल रख दिया पिस्टन, पहले 1 था, अब यहां पे पिस्टन कितना कर दिया? 2 कर दिया। तो जो प्रेशर आएगा 10, जब वो 2 से मल्टीप्लाई होगा तो फोर्स 10 के बजाय कितने न्यूटन आएगी? 20 न्यूटन। मोर एरिया, मोर द एरिया, मोर विल बी द फोर्स। तो अगर मुझे फोर्स बढ़ानी है, आउटपुट फोर्स, तो मुझे पिस्टन के एरिया को क्या करना होगा? इंक्रीज करना होगा। अगर मैं प्रेशर से फोर्स कैलकुलेट कर रहा हूं तो मुझे एरिया को ज्यादा से ज्यादा, और अगर फोर्स से प्रेशर कैलकुलेट कर रहा हूं तो इफेक्टिवनेस के लिए एरिया को कम से कम रखना होगा। अब यहां पे देखें डेमोन्स्ट्रेशन, ये हाइड्रोलिक एक्सकेवेटर कहलाते हैं ये, जिसको ये इस्तेमाल किए जा रहे होते हैं, लेकिन इनके अंदर ये तमाम हाइड्रोलिक्स, यहाँ पे देखिए, तो इस वाले रीजन में ये सब हाइड्रोलिक्स ही लगे हुए होते हैं, जिसकी बेस के ऊपर ये क्या कर रहा होता है? पूरा मूव कर रहा होता है। तो ये इसकी एप्लीकेशन के अंदर आ जाएगी। अब हाइड्रोलिक प्रेस और हाइड्रोलिक पंप, यहाँ पे देखिएगा, इसको पास्कल लॉ की थोड़ी सी एप्लीकेशन दी हुई है कि इसको इन्होंने कैसे किया। तो हाइड्रोलिक प्रेस या हाइड्रोलिक लिफ्ट जो होती है वो आपके पास पास्कल लॉ के अंदर अप्लाई होती है। अब जरा देखें हाइड्रोलिक प्रेस कैसे। आपने क्या किया कि यहां पर एक लिक्विड रखा, ये लिक्विड इस कंटेनर में भरा हुआ है, ठीक है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि जिस सरफेस के ऊपर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ये इनपुट फोर्स है F1, इसका एरिया जो है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये लेस है, कम है। और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, आउटपुट के लिए एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है। रीजन क्या है कि देखिए, मैं F1 फोर्स अप्लाई कर रहा हूं और मुझे आउटपुट के तौर पे फोर्स कितनी मिल रही है? F2, जो इसको प्रेस कर रही है, ऊपर की तरफ उठा रही है किसी ऑब्जेक्ट को। मेरी ख्वाहिश ये होनी चाहिए, कोशिश ये होनी चाहिए कि F2 शुड बी मोर देन F1, कि कम फोर्स लगा के ज्यादा फोर्स में क्या कर सकूं? अटेन कर सकूं। तो देखिए क्या किया जाता है कि पहले आप वही फोर्स जो आपने इस ब्लॉक के ऊपर डायरेक्ट लगानी थी, आपने पहले कहां लगा दी? लिक्विड पे लगा दी। लिक्विड की सरफेस पे लगाई तो लिक्विड से एक प्रेशर बिल्डअप हो गया, P। जो प्रेशर P बिल्डअप हुआ है, देखिए, प्रेशर P जो होगा वो किसके बराबर होगा? अप्लाई होने वाली फोर्स F1 डिवाइडेड बाय स्मॉल a। इसका एरिया क्या है? तो F1 अगर मैं देखता हूं फोर्स, तो वो P मल्टीप्लाई बाय A के, तो ये इसमें प्रेशर P मल्टीप्लाई बाय A के बराबर है। जो प्रेशर यहां पे बिल्डअप हुआ है F अपॉन A, ये प्रेशर यहां से एग्जर्ट होगा, ट्रेवल करेगा, ट्रांसमिट होगा, और चलते चलते इस पूरे कंटेनर के नीचे प्रेशर कितना अप्लाई होगा? कितना होगा?
जो यहां से प्रेशर P आया था, वही प्रेशर यहां पर भी P जो होगा वो इस पूरे रीजन पे क्या कर रहा होगा, अप्लाई हो रहा होगा। लेकिन अब आप ये बताइए कि वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स विद द हेल्प ऑफ, वी नो द प्रेशर एंड थ्रू प्रेशर वी आर कैलकुलेटिंग फोर्स। प्रेशर से अब मुझे फोर्स बिल्डअप करनी है, तो प्रेशर से फोर्स बिल्डअप करने के लिए वी विल हैव टू मेक आवर क्रॉस सेक्शनल एरिया मोर एंड मोर, यानी कि क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना ज्यादा रखूंगा प्रेशर उतना ही ज्यादा रहेगा। तो अब आप यहां पे देखिए कि आपने जब क्रॉस सेक्शनल एरिया, यहां का जो एरिया है ये कैपिटल ए है जो कि बहुत ज्यादा है, स्मॉल ए छोटा था, कैपिटल ए ज्यादा है। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं अकॉर्डिंग टू द पैस्कल लॉ देखूं तो जो प्रेशर यहां पर था P1, वही प्रेशर इस कंटेनर, यानी कि इसको अगर मैं P2 कह लूं तो दोनों प्रेशर सेम होंगे ना आपस में, क्योंकि ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशर पास्कल लॉ के थ्रू ही इक्वल होगी। तो बताइए यहां पे जो प्रेशर अप्लाई हुआ P1 वो किसके बराबर होता है, F1 अपॉन स्मॉल ए, और P2 के थ्रू जो अप्लाई हो रहा है वो क्या हो रहा है, F2 अपॉन कैपिटल ए। ये आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो F1 को F2 के नीचे ले आइए तो ये हो जाएगा F2 अपॉन F1, और ये इस कैपिटल ए को ऊपर ले जाइए तो कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए। यानी कि फोर्सेस जो हैं ये जो अप्लाई हो रही हैं F1 और F2, इन फोर्सेस का जो रेशियो है वो इनके एरियाज के रेशियो के इक्वल है। यानी कि जितना, अगर एरिया डबल है तो फोर्सेस भी क्या होंगी, डबल होंगी। अगर एरिया 4 टाइम्स है तो फोर्सेस भी क्या लग रही होंगी, 4 टाइम्स। मसलन देखिए स्मॉल ए एरिया जो लग रहा है वो अगर 1 है और ये वाला एरिया जो है ये 4 है, तो बताइए 4 टाइम हो गया ना। तो अगर इसके ऊपर लेट सपोज के इसका एरिया है 4 और इसका एरिया है 1, 4 टाइम्स हो गया ना। अब ये बताइए अगर मैं 5 फोर्स लगाता हूं, 5 न्यूटन, तो आउटपुट फोर्स इस 5 न्यूटन की 4 टाइम्स होगी, यानी कि 5 4 द 20 न्यूटन आपके पास फोर्स आ रही होगी। अगर मैं 100 न्यूटन लगाता हूं तो वो फोर्स मल्टीप्लाई होकर कितने न्यूटन हो जाएगी, 100 4 द 400 न्यूटन आ रही होगी फोर्स। तो दैट इज हाउ द दिस लॉ इज ऑल्सो नोन एज फोर्स मल्टीप्लीकेशन, यानी कि फोर्स जो होती है वो तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो आउटपुट पिस्टन है उसका साइज ज्यादा और इनपुट पिस्टन का साइज जो है वो क्या रखा जाए, कम रखा जाए। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने F1 अपॉन F2 ये वाला आया, और इसको अगर आप आगे देखना चाहते हैं तो अगर आप निकालना चाहते हैं कि भाई फोर्स यहां से अगर मैं F2 की वैल्यू निकालूं तो A1 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दूंगा ए को, तो आपके पास आ गया F2 इज इक्वल टू F1 मल्टीप्लाई बाय फैक्टर क्या आया, ए अपॉन। अब इसका मतलब क्या है कि फोर्स जो है वो मल्टीप्लाई होगी कैपिटल ए अपॉन स्मॉल ए से, यानी कि कैपिटल ए अपॉन ये वाला फैक्टर जितना ज्यादा होगा, दैट शुड बी मोर देन 1, जितना ज्यादा होगा उतना बेहतर है। तो एरिया ए जो है दैट शुड बी मोर देन स्मॉल ए जितना ज्यादा होगा और स्मॉल ए जितना कम होगा ये फैक्टर उतना ही बड़ा आएगा, और जब ये फोर्स से मल्टीप्लाई होगा तो यू विल गेट मोर एंड मोर फोर्स। तो इसके लिए कहा क्या जाएगा कि इसका जो रेशियो है ए अपॉन स्मॉल ए ये क्या होना चाहिए, इट ऑलवेज बी ग्रेटर देन 1, और ए शुड बी मोर देन क्या स्मॉल ए, तो F2 की वैल्यू हमेशा F1 से क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। तो ये हाइड्रोलिक सिस्टम के लिए। अच्छा अगर मैं ये कहता हूं दोनों पिस्टन्स इक्वल हैं, यानी कि कैपिटल ए ओवर स्मॉल, अगर दोनों एरियाज बराबर है कैंसिल होकर आंसर आएगा 1, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों फोर्सेस फिर क्या हो जाएंगी, आपस में मैग्नीट्यूड में इक्वल हो जाएंगी। तो अब आप यहां पे देखिए क्वेश्चन दे रहे हैं कि एक हाइड्रोलिक प्रेस है, 100 न्यूटन इज अप्लाइड ऑन द पिस्टन, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था 0.01 मीटर स्क्वायर। तो बताइए आपने जो फोर्स अप्लाई की F1 वो कितनी है, 100 न्यूटन है, अप्लाइड ऑन द पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इसका क्या है, स्मॉल ए है। फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड, अब वो जो कंप्रेशन के लिए कॉटन पे अप्लाई होगी वो फोर्स आपने कैलकुलेट करनी है जो कि F2 होगी, वेल लार्जर पिस्टन के ऊपर प्लेस किया गया जो 1 मीटर से, ये कैपिटल ए हो गया। तो अभी हमने देखा था F2 इज इक्वल्स टू F1 कैपिटल ए ओवर स्मॉल ए, यही फॉर्मूला था। तो F1 कितना है 100 मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए कितना है 1 ओवर स्मॉल ए कितना है 0.01। तो आप इसको रख के 1 अपॉन 0.01 रख के जब सॉल्व करेंगे और इसको डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितने न्यूटन फोर्स आ जाएगी, 10,000 न्यूटन। 10,000 न्यूटन। आपकी अप्लाइड फोर्स कितने न्यूटन थी, 100। 100 से 10,000 की तरफ जाते हैं तो ये 1000 टाइम्स ग्रेटर है। 100 से 10,000 की तरफ जाते हैं तो ये 1000 टाइम्स ग्रेटर फोर्स आ रही है। फोर्स जो है वो कहाँ से कहाँ जा रही है, 100 न्यूटन से बढ़ के 10,000 न्यूटन हो रही है।
तो ये कितने टाइम्स ग्रेटर आ रहा है, 1000 टाइम्स ग्रेटर आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो साइजेस ऑफ पिस्टन होंगे, ये आउटपुट है, सॉरी ये इनपुट पिस्टन है, ये इनपुट पिस्टन है और ये आउटपुट। तो इस तरीके से आउटपुट पिस्टन जो होगा वो अपने इनपुट पिस्टन के एरिया के रिलेटिवली भी 1000 टाइम्स जो होगा वो ग्रेटर होगा। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया। अब इसके बाद ब्रेकिंग सिस्टम्स आते हैं व्हीकल के। उसमें क्या है ब्रेकिंग सिस्टम्स के अंदर व्हीकल में, कि यहाँ पर भी हम ड्रम्स यूज़ करते हैं। इसको ज़रा थोड़ा सा देख लें ताकि ये चीज़ आपके क्लियर हो सके। इसके अंदर भी पैस्कल लॉ यूज़ किया जाता है। देखें ये ब्रेक शू है, यहाँ से जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये टर्निंग पॉइंट है, ये जब हम आगे की तरफ प्रेस करेंगे तो यहाँ पे टॉर्क प्रोड्यूस होगा जो इसको अंदर की तरफ प्रेस करेगा। अंदर प्रेस करेगा तो ये सिलेंडर है, सिलेंडर के ऊपर ये पिस्टन है, पिस्टन क्या करेगा, इस लिक्विड जिसके ऊपर ये ब्रेक ऑयल है, इस लिक्विड के ऊपर क्या चीज़ बिल्डअप करेगा, प्रेशर। वो प्रेशर आगे की तरफ भी चला जाएगा और वो प्रेशर यहाँ से होता हुआ इन ऑल डायरेक्शन नीचे की तरफ भी आएगा। यहाँ से प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट होगा, इधर आएगा और ऊपर चला जाएगा, और ऊपर से यहाँ से घूम के फिर ये इस तरफ आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो है ये फ्रंट व्हील है। फ्रंट व्हील को रोकने के लिए इतना टेंशन नहीं होती, इतना तेज़ नहीं हो, इसको आप आराम से रोक सकते हैं, हल्की फोर्स रिक्वायर्ड होती है। तो उसके लिए डिस्क ब्रेक सिस्टम, डिस्क एंड पैड होता है। पैड क्या होता है, एक रबर का टुकड़ा होता है पैड का, ठीक है ना। इसमें क्या किया जाता है, लिक्विड इसके अंदर आके यहाँ पर लिक्विड प्रेशर अप्लाई करता है इस एरिया पर। ये बताइए आपका एरिया कम था, जब ये इस एरिया पे प्रेशर अप्लाई करेगा और एरिया ये बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या है कि इसके अगेंस्ट ये जो पिस्टन है ये इसको प्रेस करेगा और पैड्स, रबर पैड के ऊपर रबर जो है ये इससे स्टिक होगा। डिस्क जो घूम रही होगी वो डिस्क की रोटेशन को ये क्या कर देगा, स्टॉप। इधर से भी फोर्स अप्लाई होगी और दूसरी तरफ से भी पिस्टन से, तो दोनों तरफ एक ही तरह के सिस्टम होते हैं। तो ये फ्रंट व्हील जो होगा वो डिस्क ब्रेकिंग सिस्टम से क्या हो जाएगा, स्टॉप, आगे वाला पहिया रुक सकेगा। अब पीछे वाले पहिए के ऊपर क्या होगा कि यहाँ से लिक्विड यहाँ पे आके प्रेशर, तो यहाँ पे आप देखिए कि ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पर और यहाँ पे आ रहा है ये अच्छा खासा बड़ा एरिया है। तो जब प्रेशर यहाँ तक पहुँच के इनके ऊपर अलग फोर्स, इसके ऊपर अलग फोर्स अप्लाई करेगा, तो देखें ये जो है इस ये वाला पार्ट जो है जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो फोर्स अप्लाई होने से ये पॉइंट से जुड़ा हुआ है, ये इस यानी कि सेमी सर्कुलर आपके पास क्या कहेंगे, यानी कि सेमी सर्कुलर रिंग टाइप का है आपके पास। जब ये इसको प्रेस करेगा, यहाँ पे पिस्टन जब खुलेगा तो एक प्रेशर यहाँ अप्लाई होगा और एक प्रेशर यहाँ। इस प्रेशर से ये वाली चीज़ जो है ये इन ब्रेक शूज़ को आगे की तरफ प्रेस करेगी और ये ब्रेक शूज़ जो हैं ये ड्रम के साथ इंटैक्ट हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, ये खुल जाएंगे। यानी कि ये वाला हिस्सा जो है ये खुल के ऐसे बड़ा यूं हो जाएगा और इसके जो ब्रेक शूज़ जो हैं वो इस ड्रम के साथ क्या हो जाएंगे, इंटैक्ट जुड़ जाएंगे। ये ब्रेक शूज़ जो थे ये ड्रम के साथ जुड़ जाएंगे। यही काम यहाँ पर भी होगा कि ये वाली चीज़ इस ड्रम के साथ टच हो जाएगी और जब आप ब्रेक प्रेस करेंगे तो वो प्रेशर मुस्तकिल अप्लाई हो रहा होगा, तो ये ड्रम व्हील जो है, ब्रेक ड्रम जो है वो स्टॉप होगा। तो इसके साथ जो पहिया यहाँ पे लगा होगा, इसके साथ जो जुड़ा होगा वो पहिया जो होगा वो स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। जब आप इसको हटाएंगे तो ये तो खुद से वापस आ जाएगा, प्रेशर लो हो जाएगा। यहाँ पे इस ब्रेक ड्रम को वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों नॉच के ऊपर इन्होंने एक स्प्रिंग अप्लाई किया हुआ होता है। वो स्प्रिंग दोबारा से क्या करता है, अपनी असली हालत में जो नॉब्स होती हैं उनको अपनी ओरिजिनल स्टेट के ऊपर ले आता है और व्हील को वो फ्री कर देता है। तो ये हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम होता है जो कि यूज़ किया जा रहा होता है। ठीक है बेटा, इसको यहीं तक रख।